नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है 22 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो भी मानवीय गतिविधियां होती हैं या फिर मानव के क्रियाकलाप होते हैं जिनसे हमारे प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है, उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम आपको ध्यान रखनी है, तो थीम इसकी है आवर सॉल्यूशंस और इन नेचर। और यह दिवस यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में भी शामिल है। इस दिवस को 2001 में पहली बार मनाया गया था 22 मई को। इससे पहले यह दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था। और ध्यान रखिएगा 22 मई 1992 को रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था, इसीलिए यह दिवस 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की? तो अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसमें कुल 6 मेंबर होते हैं, इनकी बैठक हुई और इस बैठक के दौरान जो हमारे यहाँ पर रेपो दर है उसमें 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। तो पहले हमारे यहाँ पर रेपो दर था 4.40% और अब यह कम होकर के 4% हो गया है। वहीं पर रिवर्स रिपो दर में भी कटौती की गई है और ये 3.75% से घट करके 3.35% हो गया है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जनक राज को। और यहाँ पर आरबीआई ने यह भी घोषणा की है कि अगर आपने किसी भी प्रकार का ऋण लिया है बैंक से, तो आपको 6 महीने तक उसका ईएमआई पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ईएमआई है उसे माफ़ नहीं किया गया है, अगले 6 महीने तक इसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले बैठक के दौरान 3 माह का विस्तार इसमें दिया गया था और अब 3 माह का इसमें विस्तार एक बार फिर से दिया गया है, यानी कि टोटल 6 माह की छूट मिलेगी। आरबीआई का मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, क्विज दे सकते हैं और इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 जून से जो डेली करंट अफेयर है इसके वीडियो नहीं आएंगे। हालांकि जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर होते हैं, स्टेट के करंट अफेयर होते हैं, इन सब की वीडियो आपको मिला करेगी। लेकिन ये जो डेली करंट अफेयर आता है वह मई माह के बाद यानी कि 1 जून से आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है यूनिसेफ के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसमें उप सहारा के 13 देश हैं। तो इन देशों में रहने वाले बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए यानी कि जो डिस्टेंस लर्निंग होता है उसको पहुंचाने के लिए और इनके जो परिवार वाले हैं उनको नगद पैसा देने के लिए यह समझौता एयरटेल अफ्रीका ने यूनिसेफ के साथ में किया है। यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 2004 को। मुख्यालय इसका है यूएसए के न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष इसकी है हेनरिटा एच फोर। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने किस महारत्न कंपनी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एनटीपीसी और ओएनजीसी ये दोनों साथ में आएंगी और इनके द्वारा एक नई कंपनी शुरू की जाएगी जो कि मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर फोकस करेगी। मतलब ये है कि इनके द्वारा एक संयुक्त उपक्रम की स्थापना की जाएगी। ओएनजीसी की बात करते हैं तो ये भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शशि शंकर। वहीं पर एनटीपीसी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए कितने रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी?
तो यहाँ पर मंजूरी दी गई है 1500 करोड़ रुपए की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की। तो इसकी स्थापना आयात निर्यात बैंक एक्ट के द्वारा 1981 का जो एक्ट है इसके द्वारा 1982 में किया गया था। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा मुंबई में। एमडी है डेविड रॉस किन्हा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्रॉस बॉर्डर व्यापार होता है, यानी कि दूसरे देशों के साथ में व्यापार होता है या फिर निवेश होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो जाहिर सी बात है इसके पास में विदेशी मुद्रा भी होता है। तो इसीलिए आरबीआई ने विदेशी मुद्रा संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है 1500 करोड़ रुपए का भारतीय आयात निर्यात बैंक को। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस विश्वविद्यालय के ऑनलाइन एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये इन्होंने शुरू किया है इग्नू के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इग्नू का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका जो उद्घाटन है वह मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए से कम मूल्य की वस्तुओं व सेवाओं को स्वदेशी कंपनियों से खरीदने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई है 200 करोड़ रुपए की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये मतलब है क्या? देखिए कई बार क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार लैपटॉप बांटे थे राज्य में, हालांकि कई बार बांटे गए थे। तो क्या होता है जब लैपटॉप बांटे जाते हैं तो उसके लिए एक ऑनलाइन या फिर हमारी जो कंपनियां होती हैं लैपटॉप की उनको बुलाया जाता है, उनकी बैठक होती है और उन सभी जो लैपटॉप की कंपनियां हैं बैठक के दौरान उनसे बोली लगवाई जाती है, यानी कि आपको इतना लैपटॉप बिक्री करना है, इतने लैपटॉप देने हैं, इसके लिए आप कितने पैसे लेंगे। तो फिर उसमें से उनमें उन कंपनियों का चयन किया जाता है। तो केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, इंस्टीट्यूशन को या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को 200 करोड़ रुपए से कम की किसी वस्तु या फिर सेवा को खरीदना है तो आप स्वदेशी कंपनियों को इसका टेंडर देंगे। और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो सामान्य वित्तीय नियम है यानी कि जनरल फाइनेंशियल रूल है 2017 इसमें संशोधन किया गया। ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर सामान्य वित्तीय नियम सबसे पहली बार 1947 में आया था और इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है। किस देश ने 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराए जाने की घोषणा की? तो यहाँ पर ध्वज देख सकते हैं, ये घोषणा की है अमेरिका ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराए जाने की, तो इसके पीछे का कारण ये है कि कोविड-19 के कारण अमेरिका में कुल मिलाकर के 95,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। तो इन सभी की डेथ के कारण राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है अमेरिका की सरकार के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो 3 दिन तक यानी कि 23, 24 और 25 को इनका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको आधा फहराया जाएगा और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष मेमोरियल दिवस के अवसर पर यह जो झंडा है वह आधा फहराने की घोषणा की गई है। भारत ने किस देश के साथ अंतर्देशीय जल पारगमन व व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? तो ये हस्ताक्षर इन्होंने किया है बांग्लादेश के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पोर्ट ऑफ कॉल होता क्या है। तो पोर्ट ऑफ कॉल मुख्य रूप से वह बंदरगाह होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई शिप चली और यहाँ पर इसको जाना है तो बीच में ये बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल है। तो यहाँ से आएगी तो जो हमारी शिप है वह रुकेगी, यहाँ पर भी जो अगर यात्री शिप है तो यात्री उतरेंगे, अगर यह कोई कार्गो शिप है तो माल को यहाँ पर भी उतारा जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट हैं इनकी संख्या 8 से बढ़ा करके 10 कर दी गई है और पोर्ट ऑफ कॉल के अंतर्गत जो संचालित हमारे बंदरगाह हैं इनकी संख्या 6 थी पहले, 5 की इसमें वृद्धि की गई है, यानी कि कुल मिलाकर के हो गए हैं 11। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जल पारगमन व्यापार प्रोटोकॉल हस्ताक्षर हुआ है भारत का बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पड़ोसी देश है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में बनाता है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसके साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं। किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की? तो इस योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी और इसके अंतर्गत जो भी छत्तीसगढ़ राज्य के किसान हैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो 18,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे और इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए की पहले किस्त जारी की गई है। कुल मिलाकर के 5750 करोड़ रुपए की यह योजना है। और इसके अलावा ये भी घोषणा की गई है कि जो खरीफ की फसल होगी वहाँ पर किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिससे वे फसलों की बुआई कर सकें। किस देश ने ओपन स्काईज टीटी से बाहर होने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है अमेरिका ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर ओपन स्काई टीटीज की बात करते हैं, टीटी की बात करते हैं, तो यह 24 मार्च 1992 को 34 देशों के द्वारा साइन किया गया था और इसमें अमेरिका के द्वारा रूस के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि रूस इस संधि को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए अमेरिका ने इसे छोड़ने की घोषणा की है। अब ये संधि है क्या, आइए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर जो भी देश आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं वे सारे ओपन स्काई ट्रीटी के पार्टनर हैं, यानी कि ये 34 देश इसके सदस्य हैं। तो यहाँ पर इस संधि के अंतर्गत अगर कोई देश इन सदस्य देशों में से दूसरे देश के भीतर जा करके यानी कि एरोप्लेन के माध्यम से जा करके मॉनिटरिंग करना चाहता है सैन्य गतिविधियों की, तो उसकी पूरी अनुमति होगी, यानी कि कोई दूसरा देश इसका विरोध नहीं करेगा। तो अमेरिका ने रूस के ऊपर ये आरोप लगाया कि रूस एक तो इतना बड़ा देश है, तो इनके द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगर कोई देश मॉनिटरिंग करने जाता है सैन्य गतिविधियों की या फिर मिसाइल के बारे में, तो उन स्थानों पर रूस के द्वारा जाने नहीं दिया जाता है। तो अमेरिका ने अब इसको छोड़ने की घोषणा कर दी है। मई 2020 में आयोजित रक्षा MSMEs ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये जो रक्षा MSMEs ई कॉन्क्लेव था इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा किया गया। और यहाँ पर मुख्य रूप से बात ये की गई है कि जो भी हमारे देश में रक्षा उत्पादन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसमें कच्चा माल यूज़ किया जाता है वह होना चाहिए स्वदेशी, यानी कि अपने देश का कच्चा माल हम लोग यूज़ करेंगे। भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2025 तक हम लोग 25 बिलियन का रक्षा उत्पादन करेंगे, यानी कि जो हमारा रक्षा यानी कि डिफेंस प्रोडक्ट होगा उससे 25 बिलियन का लाभ होगा। और रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा अभी स्वदेशी उत्पादकों के 26 रक्षा उत्पाद को खरीदने को भी मंजूरी दी गई है। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और रक्षा राज्य मंत्री कौन है? श्रीपद येस्सो नायक, जो कि हमारे आयुष मंत्री भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम्स को लेकर निर्णय दिया। यह मामला संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये मामला संबंधित है आर्टिकल 30 से, यानी कि अनुच्छेद 30 से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब मामला क्या था पहले आइए इसे समझते हैं। देखिए हमारे देश में जो भी मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 2012 से पहले वे सारे अलग एग्जाम होते थे, जैसे कि एक ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था AIPMT। उसके अलावा राज्यों के भी अपने एंट्रेंस होते थे। उसके अलावा कई सारे संस्थान भी ऐसे थे जो अपना अलग से टेस्ट करवाते थे, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत के लिए एक एग्जाम की घोषणा की गई थी जिसका नाम था नीट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और इसका कई सारे जो हमारे माइनॉरिटी कॉलेज हैं उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेज में वहाँ के समुदायों के लिए कुछ विशेष प्रावधान होते हैं। तो अगर नीट के अंतर्गत वहाँ आ जाता तो फिर केंद्र सरकार के प्रावधानों को उन्हें मानना पड़ता। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसके द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी 2012 के बाद, और अब जाकर के 3 जजों की जो बेंच है, अरुण मिश्रा, बनीश शरण और MR शाह की बेंच के द्वारा इस पर निर्णय दिया गया है। और इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया था वह बिल्कुल सही है। आर्टिकल 30 क्या है? तो आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं
वे अपने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसके प्रशासन का अधिकार भी उन्हों को होगा। तो इसी के अंतर्गत ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां पर पूरा लार्जर कम्युनिटी का वेलफेयर होता है, यानी कि उसके कल्याण की बात होती है, तो फिर वहां पर आप आर्टिकल 30 का वायलेशन भी कर सकते हैं। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा असम में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभी जो हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड को डिब्रू साइखोवा पार्क में हाइड्रोकार्बन की खुदाई और इसकी टेस्टिंग की अनुमति दी गई है। और अब ये डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान में 7 स्थानों पे हाइड्रोकार्बन के लिए टेस्टिंग और खुदाई करेंगे। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि असम में जो दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है, यहाँ पर कॉल माइनिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और इसके मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी इसके मंत्री हैं। असम में और कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का जो निर्यात यानी कि इसका जो एक्सपोर्ट है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो इसमें कमी होगी 20% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। FIEO के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। यह हमारे वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। स्थापना हुई थी 1965 में। मुख्यालय है दिल्ली में और अध्यक्ष इसके हैं शरद कुमार सराफ। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत का जो निर्यात है, यानी कि जो हम दूसरे देशों को सामान भेजते हैं, उसमें 20% की कमी होगी, जिससे भारत को 50 से 60 बिलियन का नुकसान होगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बंद किए 6 म्यूचुअल फंड के मुद्रीकरण परिसंपत्तियों में सहायता के लिए किस बैंक को सलाहकार नियुक्त किया? तो इन्होंने नियुक्त किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के द्वारा जो इनके 6 म्यूचुअल फंड की स्कीम थी, उसको बंद कर दिया गया था। और उसी के बाद में RBI के द्वारा म्यूचुअल फंड में 50,000 करोड़ के निवेश की बात की गई थी। तो यहाँ पर जो 6 म्यूचुअल फंड इनके द्वारा बंद किए गए हैं, इसमें कुल मिलाकर के 3 लाख लोगों का पैसा है और इसकी कीमत है लगभग 25,000 करोड़ रुपए। तो जाहिर सी बात है कि अब इन्होंने म्यूचुअल फंड अगर बंद किया है तो पैसे कस्टमर को वापस करने पड़ेंगे। तो किस प्रकार से इन निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा, इसके लिए इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कंपनी की बात करते हैं तो ये अमेरिका की एक कंपनी है। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। CEO है उदय कोटक। और अभी हम लोगों ने कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में डिस्कस किया था कि वीडियो KYC की सुविधा शुरू करने वाला यह देश का पहला बैंक बन गया है। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। रेलवे द्वारा परीक्षण किए गए 12,000 हार्स पावर वाले लोकोमोटिव का नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है WAG-12। अब इसका फुल फॉर्म काफ़ी बड़ा है, तो वह आपको नहीं ध्यान रखना है, नाम सिर्फ आपको ध्यान रखना है। और इसकी टेस्टिंग अभी की गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में दीनदयाल रेलवे स्टेशन और एक रेलवे स्टेशन और था, जिसके बीच में इसकी टेस्टिंग की गई। बाघ की जो गणना होती है, इसमें जो ऐप यूज़ किया जाता है उसका नाम है M-Stripes। अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। और तेलंगाना में एकमात्र और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कंवल। तो कंवल और अमराबाद दोनों है तेलंगाना में। मून जे-इन ये एक बार फिर से नए राष्ट्रपति बन गए हैं दक्षिण कोरिया के। STX एंटरटेनमेंट किसके साथ मिलकर एक वैश्विक एंटरटेनमेंट कंपनी बनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है इन्होंने इरोस इंटरनेशनल के साथ में। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, इंडियन नेवल लैंडक्राफ्ट यूटिलिटी L-57 कहाँ पर कमीशन किया गया? गोल प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? समर्थ क्लास ऑफलाइन पेट्रोल वेसल के तहत निर्मित पहली तटरक्षक शिप का नाम क्या था? भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन का नाम क्या है? और भारतीय मौसम विभाग के नए महानिदेशक कौन है? नए नहीं, महानिदेशक कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।